तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन विड्थ और कैन से गेन विड्थ, ये दो टर्म डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेजर डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेजर। इवन हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस फॉर लेजर लेजर एक्शन। राइट, तो ये सारे पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको प्रीवियस चीजें मालूम होंगी तभी ये सब समझ में आना है, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। बट यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि कई सारे चीजें जो टर्म है उसको एक बार रिकॉल करूँ। तो बहुत ही सिंपल है, लाइन विड्थ और यहाँ पर गेन विड्थ का डेफिनेशन वगैरह और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बात करते हैं। So as we know that in an ideal situation, a group of identical atoms radiate a single frequency called central frequency. हमने कहा कि कई एटॉमिक सिस्टम में कई सारे एनर्जी स्टेट्स होते हैं। जनरली तो ग्राउंड स्टेट्स में एटम होते हैं, नॉर्मल स्टेट में एटम होते हैं, राइट। नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में एटम होते हैं, राइट। सो जब जो ग्रुप ऑफ एटम्स अगर ट्रांजिशंस करते हैं हायर एनर्जी स्टेट से, तो जो फ्रीक्वेंसी एमिट होगी, कई सारे उसमें एटॉमिक सिस्टम है जो कि ग्रुप में वो एमिशन कर सकते हैं, राइट। तो वो फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। और ये जरूरी नहीं है, हम इसको मतलब जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ना कुछ उसमें सिस्टम में एटॉमिक सिस्टम सेम आइडेंटिकल एटम्स होंगे जो कि उनके ट्रांजिशन वो सेम हो सकता है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। बट उस सेंट्रल फ्रीक्वेंसी में हम लोगों ने कई तरह के मैकेनिज्म पढ़ रखे थे, इवन मैकेनिज्म ब्रॉडेनिंग मैकेनिज्म की, जो स्पेक्ट्रम जो होगी उस ट्रांजिशन का स्पेक्ट्रम शार्प ना होकर के ब्रॉडेन होता है। और वो क्यों होता है उसके पीछे कई सारे हमने रीजन पढ़ रखे थे। So but due to various kinds of broadening mechanism, there is always a small spread of frequencies about the central frequency. तो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रखे हैं, राइट। ये स्पेक्ट्रम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्पेक्ट्रम में ये शार्प ना इमेज यहाँ पर रिप्रेजेंट करके, यहाँ पर शार्प ना रिप्रेजेंट होकर के इसकी ब्रॉडेनिंग है, यानी कि दोनों साइड कुछ ना कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी, एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, राइट, एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट हम कह सकते हैं, और उसके पहले मिनिमम फ्रीक्वेंसी और एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अलग फ्रीक्वेंसी, right? So there is a broadening in a spectrum. So therefore, a corresponding to a stimulated transmission or emission, a frequency interval is considered, which is called line width or band width. अब उस पार्टिकुलर ट्रांसमिशन की वजह से ही यहाँ पर अगर स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन हो रहा है, राइट। तो उस केस में फोटॉन से एमिट होगा, तो उस फोटॉन के एमिशन का स्पेक्ट्रम कोई ना कोई ऑब्जर्व करेंगे, तो उस स्पेक्ट्रम का कोई पार्टिकुलर रीजन होगा, वो एक स्पेक्ट्रम का स्प्रेडिंग होगा, है ना। उस रीजन को हम, उसके विड्थ को क्या कहते हैं, लाइन विड्थ या वी कैन से बैंड विड्थ। तो इवन यहाँ पर बैंडविड्थ को यहाँ पर डेल्टा न्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर बैंडविड्थ को डेल्टा न्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड दिस इज द सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। अब अभी एक टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे लॉसेस के बारे में, और इवन गेन कोफिशिएंट और एब्जॉर्प्शंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। लॉसेस इन द सेंस कि कह सकते हैं कि एनर्जी यूज हो गया, यूटिलाइज हो गया, है ना, क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं कर सकते हैं। लॉसेस का मतलब यहाँ पर यही सिग्निफाई करता है कि एनर्जी यूटिलाइज हो गया, ना, उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर लिया, उसको यूटिलाइज कर लिया। सो गेन बैंडविड्थ ड्यू टू कैविटी लॉसेस। कैविटी का क्या मीनिंग है यहाँ पर, कि अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेजर। उसमें एक कैविटी, हम रेजोनेंट कैविटी की बात करेंगे, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उस कैविटी के इनसाइड में जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन के लॉसेस होगा, and it may not be always possible to have sufficient gain, right?
So there is a limited range of frequency over which stimulated emission can provide sufficient gain. मालूम है कि स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से ही लाइट एम्पलीफाई होती है, राइट? सो उसका एक पार्टिकुलर रेंज होगा, उसी रीजन में वो एम्पलीफिकेशन की हम बात कर सकते हैं, एंड द लिमिटेड रेंज ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड गेन बैंडविड्थ एंड इट इज आल्सो कॉल्ड गेन प्रोफाइल। इस रीजन को, ये कैविटी लॉसेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ये P से Q तक की जो लाइन है ये ओवरलैप हो रहा है, दैट इज कैविटी लॉस लेवल इसको कह सकते हैं। एंड जो गेन एरिया है दैट इज एरिया अंडर द दिस, ये है गेन प्रोफाइल एबव PQ लाइन, ये साइड है, राइट? दिस रिप्रेजेंट कैविटी लॉसेस, राइट? दिस रिप्रेजेंट कैविटी लॉसेस। सो ये बेसिकली गेन बैंडविड्थ, यानी कि अगर उसमें से हम कैविटी लॉसेस को अगर रिमूव कर दे, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दे, देन प्रोफाइल इज नोन एज द विड्थ ऑफ दैट बैंड, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ द गेन बैंडविड्थ, राइट? और सिंपली हम कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम हमें स्टिमुलेटेड इमिशन में होगी और उसकी जो विड्थ होगी दैट इज लाइन विड्थ और बैंडविड्थ, राइट? सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के सराउंडिंग में जो भी स्प्रेडिंग है उसकी विड्थ को हम लाइन विड्थ और बैंडविड्थ कह सकते हैं, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर। सो हम लोगों ने इवन कई बार इसमें जो टर्म्स लिख रखे हैं, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर दैट इज पंपिंग, you can say that is the energy source, right? And second one is active medium, that is also called gain medium, and third one is optical resonator, or you can say resonant cavity। तो हमने बात की थी कि कैविटी लॉसेस होती है, राइट? कैविटी एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक स्पेस है जहाँ पर मीडियम को हम प्लेस करते हैं, राइट? ये एक्टिव मीडियम को प्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट कैविटी। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू हम लेजर को गेन कर सकते हैं, यानी कि लेजर एक लाइट सोर्स है, राइट? लाइट को हम किस तरह से एम्पलीफाई कर रहे हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन को गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए कई क्या-क्या पैरामीटर चाहिए, वो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज पंपिंग, एंड सेकंड वन इज एक्टिव मीडियम, एंड थर्ड वन इज ऑप्टिकल रेजोनेटर, राइट? सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि पंपिंग क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत डिटेल में तो नहीं लिखा है, बट इसको ब्रीफली यहाँ पर मेंशन किया गया पंपिंग है क्या। सो द एनर्जी सोर्स दैट रेज द सिस्टम टू एन एक्साइटेड स्टेट, राइट? एक तरह की एनर्जी पंपिंग क्या है? एक तरह की एनर्जी सोर्स है that try to raise the system to an excited state। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि किसी भी सिस्टम में हम कह सकते हैं कि कई सारे एनर्जी स्टेट्स होते हैं, तो हम जनरली इमेजिन करते हैं कि एटॉमिक सिस्टम जो है वो ग्राउंड स्टेट्स में होते हैं, एटम्स जो है वो ग्राउंड स्टेट में है नॉर्मल कंडीशंस में। जब तक कि हम उसको कोई एनर्जी ना प्रोवाइड करें तो एटॉमिक सिस्टम क्या होंगे? एटम्स, पार्टिकल्स वो ग्राउंड स्टेट में स्टे करेंगे, राइट? They will always try to stay there। जैसे ही हमने उस सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, यानी कि इनको पंप करने लगे, इसको हमने क्या किया कि एनर्जी प्रोवाइड किया, तो इस एनर्जी को ये सिस्टम एब्जॉर्ब कर सकता है, और इस सिस्टम एब्जॉर्ब करके अब इस एनर्जी स्टेट में नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास तक एनर्जी हाई होगी, तो ये एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगी। प्रीवियस सारा के सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। पंपिंग को हम डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह से हम पंप कर सकते हैं, यानी कि जस्ट इसको हम एनर्जी दे रहे हैं सो दैट कि ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटम पहुंच जाए। सो कई सारे मैथोलॉजी है इसको, एज देयर इज अ वेरियस मैथोलॉजी दैट इज ऑप्टिकल पंपिंग। अब ऐसा नहीं कि एक सिंपल पंपिंग है, जस्ट अलग-अलग जैसे कि हम लोगों ने पढ़ना है अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर। तो बेसिकली तीन तरह के हैं, सॉलिड स्टेट लेजर एंड गैसियस लेजर, लिक्विड लेजर, राइट? तो तीनों में डिफरेंट टाइप्स के पंपिंग को यूज करते हैं। पंपिंग का मतलब है कि हाउ वी अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेजर को गेन करने के लिए। विदाउट पंपिंग वी कैन नॉट गेट
population inversion condition, and without population inversion condition we cannot achieve stimulated emission condition, right? Stimulated emission हम gain कर नहीं कर सकते, तो एक दूसरे पे dependent है, right? So optical एक pumping जिसको हम use करते हैं solid state laser में, right? Solid state laser का example यहाँ पर लिख सकते हैं UV laser, UV is a crystal that is used for lasing action, and liquid tunable dye laser that is also used in optical pumping, right? So there is another pumping that is called electrical pumping, right? And that is used in gas lasers, that is helium neon lasers. तो ये बहुत ही डिटेल में हमें पढ़ना है सॉलिड स्टेट लेजर, जो सेकंड सेक्शन में है। सेक्शन बी में जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेजर, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स हैं, राइट? और उसके वर्किंग कंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेशंस, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग ये गैसेस लेजर में यूज करते हैं, और दैट इज द एग्जांपल ऑफ गैस लेजर इज हीलियम। ये भी हमारे सिलेबस में है, रूबी लेजर भी हमारे सिलेबस में, सॉलिड स्टेट, राइट? So another pumping is chemical pumping, and there is X-ray pumping, etc. Right? हमने previous lecture में दो ही बात कर रखे थे, optical and electrical pumping, right? ये भी आप ध्यान रखेंगे, optical, electrical, chemical and X-ray. यहाँ पर डिटेल में मैं बॉल नहीं करने जा रहा हूँ, but these are the pumping by which we can achieve this population inversion condition. Just in all the cases we try to raise the atomic system from ground state to excited state. Without pumping we cannot achieve the population inversion condition, right? तो population inversion condition नहीं होगा तो लेजर हम गेन नहीं कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। So it is needed for achieving population inversion, which is precondition for stimulated emission, right? ये प्राइमरी एक बेसिक कंडीशन है कि एस्टिमेटेड एमिशन कराने हैं लेजर, यानी कि लेजर को हमें लेजर लाइट सोर्स अगर गेन करने हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, यानी कि हमें एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी हम लेजर की बात करें, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, उसमें हमें एनर्जी सोर्स यानी कि एटॉमिक सिस्टम को एक्साइटेड स्टेट में होना जरूरी है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि population inversion यानी कि the number of atomic system in higher energy state must be greater than the lower energy state. Population inversion का condition satisfy होना चाहिए, यानी कि n2 greater than n1, right? n2 greater than n1 होगा तभी आप कह सकते हैं कि population inversion, right? So next thing is active medium. The next component of laser light amplification by estimated emission, that is the active medium. तो ये सारा चीज मैं इसलिए डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जब हम लोग डिस्कस करें कोई भी लेजर के बारे में तो ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए कि अच्छा बेसिक फिनोमेना टू फॉर्म लेजर इज induced absorption or stimulated absorption, and the second phenomena is a spontaneous emission, and third phenomena is stimulated emission, right? तो ये बेसिक तीन फिनोमेना आपको आइडिया होना चाहिए। और एक टर्म हमने पंपिंग पढ़ ली है और एक और पढ़े थे पॉपुलेशन इन्वर्जन, राइट? तो ये सारे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तब फिर आप किसी भी लेजर के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज एक्टिव मीडियम, सिंपल एक्सप्लेन किया गया है। देखिए एक्टिव मीडियम का क्या है कि जिस मीडियम को हम पंप कर रहे हैं यानी कि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्टिव है, यानी कि उसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर रहा है। सो सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, उस सिस्टम के इनसाइड में बहुत सारे पार्टिकल्स हो, एटम्स हो, राइट? उसको हम सिस्टम कह सकते हैं। So a system in which the population inversion is to be achieved, that is called active system or gain medium we can say. Gain medium क्यों? क्योंकि हम लाइट को एम्पलीफाई कर रहे हैं, right? That's why that medium try to amplify the light radiation, right? So it may be a solid, liquid and gas, and it consists of collection of atoms, molecules or ions, and it is able to amplify light waves
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दैट सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ either that system active medium or that system that may be solid and that may be liquid or gaseous. So on the basis of this active medium, laser are categorized in three categories, that solid state laser, liquid laser and gaseous lasers, right? तो उन सारे लेजर्स में हम तीनों ये फिनोमेना को, इन तीनों कंपोनेंट्स को डिस्कस करना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है, राइट? तो उस एक्टिव मीडियम में हमें आइदर हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं या लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं या गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं, उस मीडियम में एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं, और उसको जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उस कलेक्शन ऑफ एटम्स को, उस सिस्टम में एटम्स बहुत सारे होंगे, मॉलिक्यूल्स आयंस बहुत सारे होंगे, तो उनको अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उन एनर्जी को, यानी कि हम पंप कर रहे हैं, एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करेंगे, तो उस एटॉमिक सिस्टम ने क्या करना है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, राइट? तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, तो आपको इमेजिन कीजिए कि एक्साइटेड स्टेट में तो एटॉमिक सिस्टम हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं, देयर इज अ सर्टेन लाइफ टाइम ऑफ दैट एटॉमिक system in that state, right? And after that particular lifetime they will return back to the ground state. तो हमें पहले से ही पढ़ रखे हैं कि excited states के जो लाइफ टाइम है that is 10⁻⁻8 सेकेंड, and 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद एटॉमिक सिस्टम क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली डिके हो जाता है, अपने आप ट्रांजिशन कर देता है excited to ground state में. But there is another state that is called metastable state in the substance that have lifetime more than that excited state. That's why that is called metastable state, and that metastable state have lifetime 10⁻³ seconds. That means atom try to move in metastable state as compared to ground state, तो वो मूव कर जाता है रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करके. अगर हम इसको यहाँ पर प्रीवियस और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे 3 लेवल, 2 लेवल एंड 4 लेवल एनर्जी लेवल सिस्टम के बारे में, कि ये भी डिस्कस करेंगे क्या हम 2 लेवल एनर्जी लेवल सिस्टम में लेजर को गेन कर सकते हैं, क्या 3 लेवल में गेन कर सकते हैं या क्या 4 लेवल में गेन कर सकते हैं, 4 लेवल एनर्जी लेवल्स में, तो उसमें क्या डिफरेंस है, राइट? इन सारे के बारे में हम बॉर्डर करेंगे. तो मेटास्टेबल, इसको हम मेटास्टेबल स्टेट कह सकते हैं, इसको एक्साइटेड स्टेट, राइट? और इसको ग्राउंड स्टेट हम लोग बात कर रहे थे. तो यहाँ से रेडिएशन लेस ट्रांजिशन एटॉमिक सिस्टम कर रहा था, और यहाँ पर 10⁻³ सेकेंड्स जो स्टेबल कर सकता है वन ऑफ द एटम दैट मे अंडरगो स्पॉन्टेनियसली टू द ग्राउंड स्टेट्स, और यहाँ पर फिर ये फोटोन इमिट करेगा, एंड दिस फोटोन will act as a this photon that try to stimulate the other atomic system from the this metastable state, यानी कि अदर 2 एटॉमिक सिस्टम को वो ट्रांजिशन करा सकता है, तो 2 फोटॉन्स हो जाएंगे, 2 फोटॉन्स फिर से 2 एटॉमिक सिस्टम को ट्रांजिशन कराएंगे, तो यानी कि 4 फोटॉन्स इस केस में एमिट होंगे. तो इस तरह से वो स्टिमुलेटेड एमिशंस प्रोसेस ये रहता है, बंच ऑफ फोटॉन्स इमिट होते हैं, राइट? और वो कैविटी के इनसाइड में, ये जो सारी के सारी जो फिजिक्स में बॉर्डर कर रहा हूँ, उस रेजोनेंट कैविटी जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है, उसके इनसाइड में ये फिनोमेना होता है, राइट? तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये फोटॉन से इमिट हुआ और ये हमने उसको लेजर लाइट के फॉर्म में इसको फील कर दिया, नहीं, उसके लिए भी कंडीशन हम बता रहे हैं. सो ये जो फोटॉन से इमिट हुए, दैट इज एबल टू एम्पलीफाई लाइट वेव्स, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. And that active medium is placed between a pair of plane or spherical mirrors. यानी कि उस एक्टिव मीडियम को कहाँ पर हमने प्लेस कर रखे हैं, तो प्लेन मिरर के स्फेरिकल मिरर या फिर कर्व मिरर कह सकते हैं. यहाँ पर डायग्राम में इसको समझिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक्टिव मीडियम यहाँ पर रिप्रेजेंट है. इस मीडियम के अंदर हम सॉलिड लिक्विड गैसेस की बात कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर एक्टिव मीडियम फील है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट कैविटी, है ना? और इस रेजोनेंट कैविटी को हमने कहाँ पर प्लेस कर दिया, दैट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पेयर ऑफ प्लेन और स्फेरिकल मिरर. यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मिरर ये है, मिरर M1 कह सकते हैं, राइट? और ये मिरर M2 कह सकते हैं, राइट? ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट यूज होना है नेक्स्ट टॉपिक में, थ्रेशोल्ड कंडीशंस
ऑफ लेजर जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें ये सारा कुछ डायग्राम वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए थे कि एक्टिव मीडियम है, वो दो पेयर ऑफ प्लेन मिरर्स में बीच में उसको प्लेस कर दिया, उसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस हो सकते हैं, और उसको हम पंपिंग के थ्रू यानी कि एनर्जी सोर्स के थ्रू हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिक फिनोमेना दैट इज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, राइट, एंड पंपिंग, ये सारा कुछ उसमें एस्टिमेटेड एमिशन, ये सारे के सारे फिनोमेना यहाँ पर ये सारा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। ये इनसाइड द एक्टिव मीडियम, right? So next major part yani major component of laser light source is optical resonator. We can say optical resonator. So what is optical resonator? Basically that amplify the light source, input light source. So in a laser, the active medium is enclosed in an optical cavity, or you can say a resonant cavity. इसको हम resonant cavity के inside में कह सकते हैं। Resonant क्यों है? क्योंकि यहाँ पर photons जो emit हो रहे हैं, ये जो photons यहाँ पर emit हो रहे हैं, इस cavity के inside में ही back and forth motion perform करेंगे, right? So इसलिए हम इसको resonant, that is made up of two parallel surfaces, one of which is perfectly reflecting. देखिए इस एक्टिव मीडियम को, इस पूरे को हम रेजोनेंट ऑप्टिकल रेजोनेटर कह सकते हैं। ये पूरा सेटअप एक तरह से कह सकते हैं, बट इसको हम जनरली नहीं कह सकते हैं कि ये कोई पार्टिकुलर लेजर है, जो भी लेजर या हीलियम लेजर नहीं, उसके लिए अलग हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्किंग उसको डिस्कस करेंगे, राइट। जस्ट मेन कंपोनेंट्स यहाँ पर आप एनर्जी सोर्स यानी कि यहाँ पर पंपिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग, जिससे हम उसको लाइट एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर एक एक्टिव मीडियम है, एंड दैट एक्टिव मीडियम दैट इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू प्लेन मिरर, राइट। और उसमें से एक जो प्लेन मिरर होगा दैट इज 100% रिफ्लेक्टर, राइट। वो 100% रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये फोटॉन्स यहाँ पे इमिट हुए तो ये यहाँ पर गया तो ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस इधर आ जाना। एंड सेकंड मिरर दैट इज सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर, दैट मींस कि ये कह सकते हैं कि अदर सरफेस इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, यानी कि कुछ पोर्शन लाइट का वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो वो इसलिए हमने पार्शियली रख सकते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट रखते हैं, सो दैट एन इंटेंस बीम कैन इमर्ज आउट ऑफ इट। एक पोर्शन है उससे जो उसकी एक थ्रेशोल्ड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उस लाइट का, तब उस रेजोनेंट कैविटी से जो लाइट होगा उसका इंटेंस बीम यानी कि सबसे जो एनर्जेटिक पोर्शन है, इंटेंसिटी जिसकी हाई है, वो फिर उससे इमर्ज आउट हो जाएगा, एंड इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ दैट लेजर बीम। मेन इस ऑप्टिकल रेजोनेटर का क्या वर्क है? दैट विल ट्राई टू इंक्रीज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर फोटॉन्स जो इमिट हो रहे हैं, दैट विल ट्राई टू increase the intensity of that particular radiation in that cavity, right? So इसको और भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें प्रोसेस होगा। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ और लिख सकता हूँ, वही बेसिक फिनोमेना जो यहाँ पर डिस्कस हुई वही। So for initializing the stimulated emission process in the active medium, a photon is needed, and by spontaneously emitted photon. तो वो जो हमने बात की कि अगर कोई पार्टिकुलर एटॉमिक सिस्टम अगर स्पॉन्टेनियसली डिके हो जाए मेटास्टेबल स्टेट से, तो हमें एक क्या मिल सकता है, एक फोटॉन हमें मिल जाना, राइट। एंड दैट फोटॉन्स ट्रिगर्स द स्टिमुलेटेड प्रोसेस, राइट। स्टिमुलेट करेगा यानी कि मेटास्टेबल स्टेट में जो एटॉमिक सिस्टम है दैट विल बी स्टिमुलेटेड बाय दिस spontaneously emitted photon, which leads to the emission of various photons which get reflected back, अब इसमें इमेजिन कीजिए एक एक्टिव मीडियम के इनसाइड में कि ये फोटॉन्स जो इमिट हुए स्पॉन्टेनियसली, एक फोटॉन इमिट हुए, ये हमने थ्री लेवल एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं।
हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर अगर कोई एटॉमिक सिस्टम स्पॉन्टेनियसली डिके हो गया, दैट विल provide a photon, and that proton will stimulate another atoms present in metastable states. ये process continue रहेगा, right? That will trigger the various atomic system in metastable states, right? ये दो photons फिर अलग से 4 photons को emit करेंगे, right? ये just समझने के लिए बताया जा रहा है, इसमें तो ये हम वहाँ पर काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर डिटेक्टर नहीं लगा रखे हैं. There is lots of photons inside the cavity, that active medium. अब ये photons क्या होंगे कि ये जो photons emit हो रहे हैं, ये इस cavity के inside में यहाँ पर strike करेंगे, ये जो plane mirror है, right? यहाँ से ये 100% रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर इधर से ट्रांसमिट नहीं हो सकते, बिकॉज 100% रिफ्लेक्टर, राइट? इधर से ट्रांसमिट नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ से फिर ये क्यों हमने कंडीशन लगा रखे हैं, सो दैट की इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो पाए, इसकी पार्टिकुलर थ्रेशोल्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर पाए, तभी इससे वो इमिट होगा. Of course, there is a losses in the form of scattering, diffraction, and so on, right? So that photons emitted photons do the back and forth motion, इसमें back and forth motion करता रहेगा, और फिर इन थ्रेशोल्ड कंडीशन सेटिस्फाई करने पे एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी पे इससे फिर जो इंटेंस बीम होगी वो क्या होगी, इमर्ज आउट होना, बिकॉज इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर, दिस इज अ पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर, तो इससे जो इंटेंस बीम होगी वो इधर से इमर्ज आउट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लेजर बीम. So this process of reflection of photons occurs many times at the mirrors and leads to the amplification of light, and the beam strength, and the part of it that is kept out as laser, right? तो इस तरह से इसमें लेजर लाइट एक्टिव मीडियम से एम्पलीफाई होकर के हमें, right? So इसको आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा. व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेजर, दैट इज पंपिंग, एक्टिव मीडियम एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर, राइट? एंड बहुत ही फास्ट मैं यहाँ पर ऐसा तो ये आपने मालूम ही है कि बेसिक कंडीशंस फॉर लेजर एक्शन. फर्स्ट इज देयर मस्ट बी सम मेटास्टेबल स्टेट्स, एंड मेटास्टेबल स्टेट्स का मीनिंग क्या होगा कि लाइफ टाइम उसमें ज्यादा होना चाहिए, सो दैट पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, and population inversion का condition होना चाहिए, right? So that trigger the stimulated emission by first few randomly emitted spontaneous photons, right? And the next one is the stimulated emitted photons produce more stimulation, and consequently light gets amplified as more and more photons gets multiplied. वही जो हम लोगों ने एक्टिव मीडियम में बात की कि वो बैक एंड फोर्थ मोशन करता रहेगा, और लास्टली वो इंटेंस बीम के फॉर्म में, लेजर लाइट के फॉर्म में वो स्टेप आउट हो जाएगा, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर, राइट? तो इसको आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए. इसमें कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टास्क के डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजर, राइट?